बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेफ्रॉन की और उससे भी पिछली वीडियो में हम लोगों ने किडनी की एनाटॉमी यानी उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग किडनी और नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी की बात करना चाहते हैं कि किस तरह नेफ्रॉन काम करता है। तो आए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक मरतबा बता दूं कि नेफ्रॉन के आपने मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे, एक मरतबा फिर देख लें। नेफ्रॉन का बेटा ये कप शेप्ड हिस्सा था, इसे आपने बोमेन कैप्सूल कहा था। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क था जिसे आपने ग्लैमेरुलस कहा था। वो नाली जो ब्लड को इसके अंदर लेके आती है एफरेंट आर्टरियोल ए के साथ, जो बाहर निकालती है एफरेंट आर्टरियोल ई के साथ। दूसरा पार्ट, बोमेन कैप्सूल जब बाहर की तरफ ये ट्यूब आती है तो कन्वोलेटेड यानी बल्क आती है, जिसे नाम दिया था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इस यू शेप पार्ट को नाम दिया था लूप ऑफ हेनले। इसके आगे दो हिस्से थे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर से ये बल्क खाई हुई नाली में तब्दील हो गया था, इसे नाम दिया था डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दो चीजें मैंने पिछली मरतबा पिछले टॉपिक में आपको नहीं बताई, उनके बारे में भी अच्छी तरह पहले देख लें। बेटा, एक तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यहां पर था बोमेन कैप्सूल के अंदर, जिसे ग्लैमेरुलस का नाम दिया था। एक नेटवर्क इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी है। इनको नाम दिया जाता है पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज। बिल्कुल इसी तरह एक कैपिलरीज का नेटवर्क इस लूप ऑफ हेनले के पास भी मौजूद है, इसे नाम दिया जाता है वेना रेक्टा। तो आइए अब जरा शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो बेटा, फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें अच्छी तरह समझ लेना है कि इसके काम को मुख्तलिफ हिस्सों में हम लोग तकसीम कर चुके हैं। उनमें से एक हिस्सा है फिल्ट्रेशन, यानी यहां से हम फिल्ट्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर बेटा बात करें फिल्ट्रेशन की, ब्लड passing through glomerulus is filtered into Bowman capsule। यानी यहां से बेटा जो ब्लड अंदर आया इस जगह से, इस ब्लड को बेटा स्पेसिफिकली फिल्टर किया जाता है इस बोमेन कैप्सूल में। बहुत हैरत की बात है कि एक आदमी तकरीबन रोजाना 45 गैलन्स पर डे फिल्टर पैदा करता है, यानी 45 गैलन्स एक दिन में फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की। इट इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हियर। तो बेटा ये जो ब्लड है ये नेफ्रॉन के इस हिस्से में यानी बोमेन कैप्सूल में ही स्पेसिफिकली फिल्टर किया जाता है। अगर आप लोग इस नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्से देखें, यहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी है, लूप ऑफ हेनले भी है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी है, लेकिन फिल्ट्रेशन का सारा काम असल में इसी बोमेन कैप्सूल के अंदर ही होता है। इसलिए बेटा मैंने यहां पर मेंशन किया इट इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हियर अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल। अच्छा भाई, यहां पर ही स्पेसिफिकली क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ग्लैमेरुलस वॉल्स आर पोरस। ये जो बेटा कैपिलरीज हैं इनकी दीवारों में यहां पर छोटे छोटे सुराख हैं।
अगर इन सुराखों के डायामीटर की बात की जाए तो मैंने यहां पर मेंशन किया है इनका डायामीटर 40 एंगस्ट्रम के करीब होता है। यानी जितना भी ब्लड यहां पर आएगा, इन ग्लैमेरुलस की दीवारों में छोटे छोटे सुराख हैं, लिहाजा वो ब्लड इन सुराखों के जरिए इस स्पेस में सबसे पहले दाखिल होगा जो बोमेन कैप्सूल की दीवार और कैपिलरी की दीवार के दरमियान में है। अच्छा, वो कौन सी ताकत है जो ब्लड में मौजूद मुख्तलिफ चीजों को फोर्स करेगी, मजबूर करेगी कि वो इन ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ जाए? तो बेटा याद रखिएगा, फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग हियर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ पंप करता है। किडनी तक पहुंचते पहुंचते वो प्रेशर अपनी ताकत को, अपनी इंटेंसिटी को कम करता है। तो वो थोड़ा सा प्रेशर जो यहां तक पहुंचता है वो काफी है, और वही प्रेशर असल में इस ब्लड में मौजूद मुख्तलिफ कंपोनेंट को मजबूर करता है कि वो कैपिलरी की दीवार को क्रॉस करें और यहां पर आ जाए, हत्ता कि फिर वो बोमेन कैप्सूल की दीवारों को क्रॉस करता है और यहां तक आ जाता है। इट मीन ब्लड प्रेशर असल में इस ब्लड को फिल्टर कर देता है और बहुत सारे मटेरियल को भेज देता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन बोमेन कैप्सूल, यानी जो भी मटेरियल अब यहां पर बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा इज कॉल्ड ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा जाता है कि ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट किसे कहा जाता है। दोबारा एक मरतबा देख लें कि इस ब्लड में से निकल जाने वाला, फिल्टर होकर बाहर आने वाला मटेरियल जो इस बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, इसे ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इस ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा, दिस ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, लेकिन वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इस ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारी यूजफुल चीजें भी हैं। वो कौन सी? मसलन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और बहुत सारा पानी। इट मीन ब्लड जब यहां पर प्रेशर लगाता है तो वो यहां पर नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल को तो फिल्टर करके भेजता है, लेकिन नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ वो बहुत सारी यूजफुल चीजों को भी इस फिल्ट्रेट में, यानी ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में भेज देता है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, हमारा मकसद नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, ना कि यूजफुल मटेरियल्स को। इसीलिए नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी में अगला काम है रीअब्जॉर्प्शन का। तो बेटा याद रखिएगा, जितने भी यूजफुल मटेरियल इस ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गए थे, यहां से वो जाएंगे इस हिस्से में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। मैंने बेटा आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है जिसे पेरिटब्यूलर कैपिलरीज का नाम दिया था। तो वो पेरिटब्यूलर कैपिलरीज इस ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद तकरीबन बहुत सारी कारगर चीजें, यूजफुल मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज इधर अब्सॉर्ब होगी,
तो आइए जरा इस पे एक नजर दौड़ाते हैं। बेटा ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड वो भी 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, सोडियम आयन 70% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, पोटेशियम आयन 70% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, फास्फेट 70% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, कैल्शियम भी 70% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन भी 30% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और तकरीबन 70% वाटर जो है ये भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में यानी इस हिस्से में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके बाद बेटा रीअब्सॉर्प्शन के बाद ये मटेरियल आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इस पोर्शन में। तो बेटा जब वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा तो इधर भी कुछ चीजों की रीअब्सॉर्प्शन होगी। आइए जरा देखते हैं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी। बहुत सारा पानी, कुछ पानी डिसेंडिंग लूप ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हुआ था, अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी पानी रीअब्सॉर्ब होगा, सोडियम आयन भी रीअब्सॉर्ब होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन होंगे और कैल्शियम आयन होंगे। इसके बाद बेटा यहां पर जो मटेरियल था वो हाईली कंसंट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पे भी पानी रीअब्सॉर्ब हुआ, यहां पे भी पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब यहां जो ब्लड कैपिलरीज रीअब्सॉर्प्शन करेंगी, मैंने पहले बताया था कि उनका नाम है वेसोरेक्टा। उसके बाद बेटा ये कंसंट्रेटेड मटेरियल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएगा, इधर को। अच्छा बेटा एक और बात याद रखिएगा कि जब ये मटेरियल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करेगा तो यहां पे भी रीअब्सॉर्प्शन होगी, लेकिन बेटा पानी की रीअब्सॉर्प्शन इस पोर्शन में नहीं होगी। आइए जरा देखते हैं कि इधर कौन कौन सी रीअब्सॉर्प्शन होगी। एक तो बेटा सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, क्लोराइड आयन को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, लेकिन अच्छी तरह याद रख ले कि पानी की रीअब्सॉर्प्शन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नहीं होगी। इसके बाद बेटा ये सारा मटेरियल जो काफी हद तक कंसंट्रेटेड हो चुका है, यूजफुल चीजें रीअब्सॉर्ब हो चुकी हैं, वो अब आ जाएगा डिस्टल कर्बुलेटेड ट्यूब्यूल में। अब इस हिस्से में कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी। इसमें बेटा सोडियम आयन हो सकते हैं रीअब्सॉर्ब, क्लोराइड आयन भी रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं और पानी भी रीअब्सॉर्ब होगा। इसके बाद बेटा ये सारा काम करने के बाद ये मटेरियल दे दिया जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये जाके खुलेगी बेटा माइनर केलेक्स में। इस माइनर केलेक्स में अब ये माइनर केलेक्स इस यूरन को, अब इस सारे मटेरियल को रीअब्सॉर्प्शन के बाद हमारे पास आया, इसे यूरन का नाम दिया जाता है। ये आएगा मेजर केलेक्स में, मेजर केलेक्स पेल्वस में, पेल्वस से यूरिटर में, यूरिटर से ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा में, फिर उसके बाद फीमेल में वेजाइना के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा और मेल में पेनिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। बेटा एक आखिरी बात जरूर याद रखिएगा कि इस सारे काम के दौरान ये जो नेफ्रॉन है इसकी दीवारें कुछ सेक्रीशंस हैं जो पैदा करती हैं और इनके अंदर डालती रहती हैं ताकि अंदर जो यूरिन बन रहा है उसकी पीएच को एडजस्ट किया जा सके। ज्यादातर ये जो सेक्रीशन है ये हाइड्रोजन आयन की शक्ल में होती हैं, पोटेशियम आयन की शक्ल में होती हैं और कुछ अमोनिया भी ये इसके अंदर दाखिल करती रहती हैं। अब आप लोगों को बेटा इस बात का पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द पीएच। सो दीस हाइड्रोजन आयन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द यूरिन जो इसके अंदर बनाया जा रहा है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।